नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। बिहार में हो रही घटनाक्रम को देखते हुए जिस प्रकार से हर दिन कुछ न कुछ नई अपडेट आती है, उसी के हिसाब से हम अपना विश्लेषण करते हैं। और जैसा कि आपको भी पता है कि लगातार जब से 2024 स्टार्ट हुआ है, उस समय से लेकर अभी तक हर दिन ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ न कुछ और बहुत जल्द बिहार में सरकार कभी बदलने की नौबत आ जाती है, कभी डेडलाइन दिया जाता है। जिस प्रकार से खबरें आती है उसके हिसाब से हम लोग भी उस खबर को आप तक पहुंचाते हैं। कल ही मैंने आपको खबरों में बताया, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे 24 घंटे में सरकार से तेजस्वी और जदयू से ललन सिंह को आउट कर दिया गया। उस सारे समीकरणों को मैंने आपको समझाया था। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो आज के गेम को समझने के लिए उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है, लोग ये आपको ये भी है कि जब तेजस्वी यादव और लालू यादव नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए उनके घर पे गए थे, तो ये मीडिया में चर्चा थी कि आखिर क्या बात हुई। और उसके अगले दिन जिस प्रकार से राजद के मंत्रियों का विभाग को बदला गया और उसके आधार पे जो फेरबदल हुए, ये बात मैंने कल आपको बताई। अब इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तरह से समझिए कि वो अपने जो अधिकार हैं, उनके जो पावर हैं, उसको दोनों पार्टियों के बीच, चाहे भाजपा हो चाहे आरजेडी हो, दोनों तरफ के समीकरण को देखते हुए वो अपने पत्ते खुले रखे हुए हैं। या उसको आप यूं कहिए कि वो अपने दोनों हाथ में लड्डू रखे हुए हैं और अपनी दशा और दिशा को वो दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। इससे और भी ज़्यादा विषम परिस्थितियां बनती है। कभी लगता है कि सरकार बदल जाएगी। हमने भी बताया कि 72 घंटे में सरकार कुछ न कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। और आज जब मैं ये खबर आपको बता रहा हूँ, अभी से कुछ देर के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इसको आप यह मानकर चलें कि आज से इंडिया गठबंधन का उल्टी गिनती शुरू हो गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब इसको कड़ी दर कड़ी अगर हम जोड़ेंगे तो जिस प्रकार से जब लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात नीतीश कुमार के घर में हुई थी, तो बात ये हुआ कि आखिर चर्चा किस बात को लेकर थी। सबसे पहले चर्चा तो इस बात की हुई होगी कि जो चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री, उनको निश्चित तौर पे हटाने की बात हुई थी। क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार से रामचरितमानस को लेकर के लगातार उनके बयान आ रहे थे और वो अपने बयान पर
कायम थे, तो ये माना जा रहा था कि अभी जिस प्रकार से पूरे देश में सनातन का और एक हिंदू का पर्व जैसा माहौल बना, जो रामलला 500 साल की लड़ाई के बाद आज अपने ओरिजिनल घर में प्रवेश कर रहे हैं, उनका गृह प्रवेश हो रहा है, तो समझिए कि देश का माहौल क्या है। इसी को भांपते हुए नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर यादव का विभाग को बदला। एक तो ये करके वो अपना पावर बैलेंसिंग को सेट करने में लगे कि किसी प्रकार की कोई बात ना उठे। ये एक सबसे बड़ा कारण रहा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से, आप देख रहे होंगे कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, वो हमेशा से नीतीश कुमार के पीछे खड़े रहे हैं और कभी भी उनका विरोध करते हुए उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा। चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो, चाहे सभाओं में जो उनके विभाग का कार्यक्रम हो उसमें उनका पोस्टर न लगना हो। कल ही मैंने बताया कि कैसे उनके विभाग का सरकारी ऐड से उनका नाम हटाना, उनका तस्वीर हटाना, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव चुपचाप चल रहे हैं उनके पीछे। ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं वो स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार को ये बताना चाहते हैं कि हम तो आपके साथ पीछे खड़े ही हैं, आपको जैसे इच्छा हो, जो करने की इच्छा हो आप वैसे करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सरकार गिराने के लिए सोच रहे हैं तो आप ऐसा न करें। अब बात ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार जब उधर सब कुछ उनके अनुसार मिल रहा है और हमेशा से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा से उनका निगोसिएशन चल रहा है, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी वो हैं ही, फिर वो क्यों बदलेंगे, क्यों पाला बदलेंगे, क्यों सरकार गिराएंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल समस्तीपुर में श्री राम कॉलेज एंड हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन था, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ मंच साझा कर रहे थे। ये क्या दर्शाता है? ये नीतीश कुमार को देखकर यही लगता है कि वो उधर भी बराबर से अपना वेटेज देख रहे हैं और इशारों में भाजपा को भी ये बता रहे हैं कि देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ऐसा है, आप बताइए कि हमको आप क्या दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था आपको कि उन्होंने जो अध्यक्ष बनने के बाद जो अपनी कमेटी बनाई है और उस कमेटी में जिन लोगों को स्थान दिया गया है उसमें ललन सिंह के रिलेटेड जो भी लोग थे उनको दूर दूर तक कहीं रखा नहीं गया है, और जो लोग उसमें हैं वो कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि वो भाजपा के साथ मिल करके सरकार बनाए। ऐसे ही लोग इस कमेटी में हैं।
चाहे वो केसी त्यागी हो, रामनाथ ठाकुर हो, मंगनीलाल मंडल हो या वशिष्ठ नारायण सिंह हो, ऐसे लोगों को उसमें दिया गया है। वो ये इशारा करती है कि अभी हमने तो अपनी टीम तैयार कर दी है, आप अपनी टीम को देखें, उसको भी हमारे अनुसार, हमारे अनुरूप बनाएं, ताकि फिर बैठ करके बात हो सके। और निश्चित तौर पे आप और हम ये जानते हैं कि आज के बाद देश में जो माहौल होने जा रहा है, रामलला के आने के बाद, और जिस प्रकार से ये मुद्दा इतने दिनों से लटका था, आज विपक्षी गठबंधन के नेताओं का जिस प्रकार से इसको बायकॉट करने का हर लोगों ने निमंत्रण को ठुकराया और ये आरोप लगाया कि भाजपा इसको पॉलिटिकल कार्यक्रम बना दिया है, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। अगर भाजपा ने इसके लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है और आज जब वो बन करके तैयार हो गया है, तो इसका श्रेय वो क्यों न ले? इसका कोई रीज़न बनता है क्या? यही काम अगर कांग्रेस अपने ज़माने में की होती तो उसका श्रेय कौन लेता? कांग्रेस को ही जाता। तो जब उसने कुछ किया ही नहीं और भाजपा ने उसको करके दिखाया, तो निश्चित है उसको भुनाने की वो कोशिश करेगी ही। और ये कहीं से गलत भी नहीं है, इसको आप गलत नहीं कह सकते। ये एक आस्था का विषय है और जिस प्रकार से पूरे देश में जो माहौल बन गया है, देख के ही लगता है कि पूरा राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। अब ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर नीतीश कुमार चाह क्या रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी हमने चर्चा जब की थी, उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि नीतीश कुमार को एक बेहतर प्लान की आवश्यकता है। वो अपना रिटायरमेंट जो चाह रहे हैं, वो कुछ ऐसे कंपनी से चाह रहे हैं जिसमें कि बहुत सारी फैसिलिटी हो, क्योंकि जिस एज में वो हैं, उस एज में अच्छी पॉलिसी कौन सा राजनीतिक दल उनको दे सकता है, वो उस पे अपना विचार कर रहे हैं। और आज के डेट में उन्हें भी पता है कि भाजपा से अच्छा राजनीतिक रिटायरमेंट उनको और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से एनडीए अधिकतम सीटों पर चुनाव का रिजल्ट क्या आता है, ये बहुत स्पष्ट वे में दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में और भी अच्छे से दिखेगा। तो ऐसे में वो ये बताना चाह रहे हैं और धीरे धीरे सरकार को उसी दिशा में ले जा रहे हैं, दोनों तरफ से सामंजस्य बैठाते हुए राजद को भी बैलेंस करके चल रहे हैं और भाजपा को दिखा भी रहे हैं कि देखिए हमारे पास ये है। और ये भी बातें हो रही है कि विधानसभा 2024 के चुनाव के समय भंग करके अगर राजद के साथ जदयू चुनाव लड़ती है तो क्या होगा। कहा तो ये जा रहा था कि, और पहले भी ये देखा गया था
कि राजद का वोट नीतीश कुमार को ट्रांसफ़र नहीं होता है। और अगर मान लीजिए कि वो वोट अगर ट्रांसफ़र हो जाता है और नीतीश कुमार की सीटें बढ़ जाती है, तो बाद में वो किस प्रकार से निगोशिएट कर सकते हैं ये आप अच्छे से समझते हैं। क्योंकि आपने पहले भी देखा है, अभी जब कम सीटें हैं तो उन्हें देखना पड़ता है और उस समय उनका अपर हैंड रहेगा और वो ये अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। और मामला ले दे करके यहीं भी फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाजपा में वो जाना चाहेंगे तो बस बोल दिए और तुरंत कल का कल वो चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है और न ही वो परिस्थिति है। तो आखिर नीतीश कुमार करेंगे क्या? उनका मेन मकसद है अभी मुख्यमंत्री पद पे बने रहना, या 24 हो या 25 तक सरकार चलती है, जो कि संभव नहीं है किसी भी हाल में। और जब चुनाव हो और उनकी सीटें बढ़ती है तो वो निगोशिएट करके एक टर्म बिहार के मुख्यमंत्री और बने रहना चाहते हैं और उसके बाद वो रिटायर होना चाहते हैं। या हो सकता है कि कांग्रेस की जो अभी स्थिति है और जिस प्रकार के घटनाक्रम घटे, जिस प्रकार से इनको संयोजक बनाने की बात थी, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बताने की बात थी, आपने देखा कि किसी भी मीटिंग में इनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तो हो सकता है अगर उस समय तक वो रहें तो फिर से उन्हें एक मौका मिल जाए। ये भी एक संभावना बन रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर दिन के आंकड़ों और जिस प्रकार से समाचार प्राप्त हो रहे हैं, हर दिन विषय तो वही रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार भाजपा और जदयू, भाजपा और राजद से अपने सामंजस्य को बैठा करके चल रहे हैं और अपनी फील्डिंग सजा रहे हैं, इसमें दोनों दल कंफ्यूज्ड हैं। घटनाक्रम घट रही है, उसको देखते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो आप कभी लगेगा कि वो चेंज हो जाएंगे, कभी लगेगा कि वो स्टैंड बाई में हैं और अपने पावर को सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार की माताजी का देहांत हुआ था, उसमें सम्राट चौधरी भी गए थे। उन्होंने पत्रकारों से भी बात की, काफ़ी देर उन्होंने समय बिताया। कई मीडिया घरानों में ये भी खबर चल रही थी कि सम्राट चौधरी आने वाले समय में बिहार के सीएम बनेंगे। इसकी गारंटी, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन खबरों को तो नकारा नहीं जा सकता। और जिस प्रकार से इस तरह की बातें हुई, इन सारी बातों को देखते हुए, सारे समीकरण को साधते हुए यही समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में होना तो तय है, सरकार तो 2025 तक नहीं चलेगी। और ये निश्चित मान के चले, आज हो, 2 दिन बाद हो, या चुनाव तक सरकार गिरेगी ज़रूर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सिर्फ इसका लाबो लबाब यही कह रहा है, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, हर चीज़ को एक दूसरे से, जिस प्रकार के घटनाक्रम घटे हैं उसको अगर एक दूसरे से कड़ी को जोड़ेंगे, तो इसका निष्कर्ष यही निकल रहा है कि नीतीश कुमार वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है और समय के हिसाब से
कौन सा फैसला उनके फेवर में होगा, उसका सारा रोड मैप उन्होंने तैयार कर लिया है। बस समय का इंतज़ार कीजिए, आपको उसके परिणाम निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। आज के विषय में ये जानकारी हमारे पास आई थी, मुझे लगा इसे शेयर करना ज़रूरी है। और भी कुछ घटनाक्रम हैं जो अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो इसे दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।